तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। अभी जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके साथ मेरा ये डिस्कशन चलने वाला है, जो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं अपने 2023 में। स्पेशली आज के दिन मैं बात करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के साथ, जिनकी मैथ्स है और जहाँ तक मुझे ध्यान है 11 मार्च से को आपका पेपर है मैथ्स का। बाकी उसके आगे पीछे पेपर्स हैं आपके, लेकिन अभी मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए कि अपनी प्रिपरेशन को हम कैसे करें। अभी तक इससे पहले के जो कई स्टूडेंट रहे हैं, जो प्री कोविड जो सीज़न रहा था, जो पोस्ट कोविड रहा था, मतलब उससे पहले सिलेबस कुछ और था, कोविड आने से पहले, कोविड के दौरान सिलेबस में कुछ चेंज हुआ, फिर उसके बाद कुछ टर्म 1 टर्म 2 हुआ, अभी कुछ एक नए तरीके का, मतलब वैसा ही सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया जैसा पहले था, लेकिन काफ़ी रिड्यूस सिलेबस है आपका। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें। और जितना टाइम अभी आपके पास बचा है, लगभग 1.5-2 महीने का टाइम अगर आपके पास अभी मैथ्स के लिए बचा हुआ है, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। जो आपका सिलेबस है, मैं अगर बोलूँ तो अगर आपने ना कुछ नहीं पढ़ा है, अगर बाई चांस, ऐसा वैसे जनरली होता नहीं है, हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा रहता ही रहता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस कभी कभी हमें नहीं आ पाता कि यार हमने जो पढ़ा हुआ वो हम उससे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम फॉर्मूले कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, एरर्स हमारे हो रहे हैं, तो उसको हम कैसे करके रिड्यूस करें। और कभी कभी स्टूडेंट को एग्जैक्टली समझ भी नहीं आता कि पढ़ना क्या है। तो एक काम करना, अगर आपके पास नहीं है सिलेबस, आपको पता नहीं है कि सिलेबस में क्या आने वाला है, मुझे बता देना ताकि मैं आपको एक बार दे दूँ वो चीज़ एक रिटन फॉर्मेट में कि ये आने वाला है। अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो आपके 13 चैप्टर मैथमेटिक्स में होते हैं, जिसमें से इतना रिड्यूस्ड है कि जो हार्ड चीज़ें होती हैं वो काफ़ी तौर पे हटाई गई हैं आपके सिलेबस में से। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन होता है, तो मोटी मोटी जो बिल्कुल टिप्स में रहते हैं टॉपिक, वही टॉपिक आ रहे हैं। जैसे आपका रिलेशन फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशन, फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन, और उसके बाद 1 on 2 टाइप में जो सिंपल सी चीज़ होती है, और इन्वर्टिबिलिटी को खास तौर पे डाला भी नहीं गया सिलेबस में, जबकि वो एक इजी टॉपिक था वैसे और ठीक ठाक था, लेकिन वो डाला नहीं गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर में बहुत, मतलब एक बिल्कुल जो जनरल नॉलेज होगा उसका वो शुरुआत की एक्सरसाइज वही है। थर्ड चैप्टर मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट में भी जो हैवी चीज़ें वो नहीं है, लेकिन थर्ड चैप्टर में वो क्वेश्चन जरूर कर लेना जिसमें XYZ की वैल्यू निकालनी होती है, लास्ट वाले क्वेश्चन, जो मतलब एक लीनियर इक्वेशन रहती है। डिटर्मिनेंट्स के भी इसी तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में भी बहुत हैवी नहीं है, पहले से ही आप जानते हैं डिफरेंशिएशन एक ईजी चैप्टर भी है। मैं बताऊंगा आपको कहाँ से करना है। देखो ऐसे बोलने में तो लगेगा ईजी है, लेकिन करना पड़ेगा, और जो डुएबल है, इसलिए मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ। 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वैसे 5 एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन आपको 6.1 देखा जाए तो 1 थोड़े हल्के फुल्के में, 6.2 जो आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और 6.5 डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम, और उसकी कुछ गिनी चुनी वर्ड प्रॉब्लम से NCERT की कर लो, मोर देन सफिशिएंट। बुक आप पूछोगे कौन सी करें, कोई तीसरी चौथी पांचवी बुक में बिल्कुल ना पढ़ें। मैं फर्स्ट डे से कहता हूँ, अभी फिर कहूँगा, सिर्फ NCERT के जितने क्वेश्चन है वो कर लो। अगर NCERT के सारे क्वेश्चन कर लिए तो NCERT के एग्जाम्पल कर लो, बस। एग्जाम्पलर वाली वो भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ NCERT के एग्जाम्पल ही कर लो, तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। आप ना 100 तरह के क्वेश्चन देख लोगे, देखिए आपने हर तरह के, लेकिन एग्जाम में कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक ही बार देखे। इससे बेहतर है कि 50 क्वेश्चन ही देखो, लेकिन उन्हें 2-2 3-3 बार देख लो, ताकि जब एग्जाम में वो आए तो आप उसे कर लो। और जब क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होता कि मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। आपने जो पढ़ा हुआ उसी को लिंक करके बनता है क्वेश्चन। अगर अननोन भी आ रहा है तो आप उसे कर सकते हैं। 7 चैप्टर इंटीग्रल्स है आपका। इंटीग्रल्स वैसे देखा जाए तो 11 एक्सरसाइज है NCERT में, लेकिन आपकी उसमें सब नहीं आ रही। और मैं पहले से कह रहा हूँ, अगर आपने 7.1 और 7.2 को अच्छे से कर लिया, उसका एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना, जैसा मैंने पढ़ा रखा है उस तरीके से, तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद चीज़ें बहुत आसान है। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, NCERT के अलावा दूसरी बुक छूनी भी नहीं है अपने को। सिर्फ NCERT के जितने क्वेश्चन है, जब आप कह दो कि मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो NCERT का, मैं कर दूंगा, बहुत बढ़िया। अगर आपको बहुत ही मन कर रहा है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे करने हैं, तो NCERT की मिसलिनियस कर देना, उससे बेहतर आपको क्वेश्चन कहीं मिल ही नहीं सकते इंटीग्रल्स की। और मिसलिनियस ऑलमोस्ट हर चैप्टर की करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। उसके बाद 8th चैप्टर, उसमें कोई खास कुछ है नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल्स का ही पार्ट है, मैं कराता रहता हूँ, मैंने हाल ही में पढ़ाया भी था उसे। डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 तरह की सिर्फ इक्वेशंस आपके पास हैं। आगे जब आप क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में, तो आप देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत बड़ी बुक बन के सामने आता है। तो अभी तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, 3 मेथड है कुछ गिने चुने, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 है, जो आप अभी पढ़ रहे हो। क्या है? 3 मेथड है। एक वेरिएबल सेपरेबल है, एकदम दिखता है क्या है। दूसरा आपका जो मेथड है वेरिएबल सेपरेबल के बाद जो दूसरा मेथड है, और तीसरा मेथड आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल है। और एकदम पहचान करना आसान होता है। अभी मैं बोल नहीं सकता, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको सिर्फ। अभी अगर आप बोलेंगे तो मैं एक बार प्रॉपर कुछ एक 10 या 15 दिन की एक सीरीज ले आऊँगा, जिसमें सारे चैप्टर को कवर कर दूंगा, एक चैप्टर एक लेक्चर में। ऐसे में आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको करना चाहिए।
फिर उसके बाद वेक्टर इन 3D, मैंने पता नहीं कितने बार इसके वन शॉट बना रखे हैं। आप वेक्टर 3D का एक बार वन शॉट देखो, आपको समझ में आएगा कि वेक्टर और 3D का जब आप वन शॉट देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है वेक्टर 3D का तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, पर बहुत आसान है। मुश्किल से मैं अगर बोलूँ तो ना, अगर मैं बिल्कुल एकदम बहुत आराम से बोलूँ करने के लिए 5 दिन का टाइम लगेगा वेक्टर 3D करने में। जब आप एक दिन में 2 घंटे दे रहे हो सिर्फ, तो 5 दिन में आप आराम से वेक्टर 3D को कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन पे मत करने लग जाना। बच्चे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, वेक्टर 3D तब नहीं आएगा। कब आएगा, जब आप उसके कॉन्सेप्ट को पहले देख रहे हो। क्वेश्चन तो सिर्फ मतलब एक बस फिगर लिख दिए जाते हैं उनके प्लेस पे, x1 y1 z1 के प्लेस पे वैल्यू डाल दी जाती है। फिर बचा लीनियर प्रोग्रामिंग, एक स्कोरिंग चैप्टर है, एक फॉर्मेट है, उसे फॉलो करना है। उसमें कुछ करने जैसा कुछ खास है नहीं। मैंने वीडियो बना रखे हैं, कोई भी एक वीडियो देख लो, एक क्वेश्चन देख लो कि आपको ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम कवर हो जाएगा। लास्ट चैप्टर बचता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक टाइम पे हार्ड हुआ करता था, मतलब इसलिए हुआ करता है कि वास्ट रहता था। अभी उतना वास्ट नहीं है वो सिलेबस। बर्नौली स्टाइल आपके पास है नहीं, आपके पास गिने चुने टॉपिक हैं प्रोबेबिलिटी में, कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, फिर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड टॉपिक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन बेस थ्योरम में मिल जाएगा, और लास्ट आपके पास रैंडम वेरिएबल करके एक टॉपिक है। ये टॉपिक्स पे मैंने वन शॉट ऑलरेडी भी बना रखे हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हो, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई लिटरली जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो फॉलो करेगा, 10 से 15 दिन में सब सॉर्ट हो जाएगा। मतलब जितना आपको दिख रहा है आपका सिलेबस सब क्लियर हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली इतना तो पता होगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना। बस मेन काम क्या रहेगा, जो पढ़ा उसको रिवाइज करने का, क्योंकि पढ़ना वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पढ़ ही लोगे हर कोई सिलेबस, क्योंकि इतना छोटा है, इतना बड़ा है नहीं, इसलिए कोई भी उसे कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसे रिप्रोड्यूस कर पाओगे एग्जाम में। वो तब कर पाओगे जब आपने उन क्वेश्चंस बहुत बार प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि एग्जाम का अपना हल्का सा प्रेशर रहता है। उस समय हमने जिस क्वेश्चन में हमारी मास्टरी होगी तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज देखे हुए क्वेश्चन तो सारे ही आएंगे आपके। लेकिन आप आधा करोगे छोड़ दोगे, आधा करोगे छोड़ दोगे, वो तब होगा जब आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की होगी। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इन सब को जो मैंने बताया प्रॉपरली, अगर आपको चाहिए मुझे बताना, सिलेबस में आपको दिखाऊंगा, मिल जाएगा आपको गूगल वगैरह में, उसके अकॉर्डिंग करना एकदम टॉपिक टू टॉपिक की। ये वाला टॉपिक मैंने कवर कर दिया, ये वाला टॉपिक मैंने कवर कर दिया, ऐसे करोगे जब आप, तो आप देखोगे कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो चुका है। तो यही स्टूडेंट्स बातें थी अभी के लिए, इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को किसी तरह की मुझे बताओ। अगर आपको लगता है कि कोई वन शॉट सीरीज लानी चाहिए 10 से 15 दिन के बीच की, जिसमें एक दिन में एक चैप्टर टाइप का हम करें, चाहे उसमें 1, 1.5 या 2 घंटे का टाइम लग जाए, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसे कर सकें। अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।